पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन। अच्छा, आज बहुत एक मजेदार टॉपिक हमारी क्लास में हुआ था। जो लोग जुड़े होंगे वो लोग जान ही रहे हैं क्यों बच्चों। श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बता रहे हैं क्या मजेदार हुआ था बच्चों। ये बताइए आखिर श्वसन का फायदा क्या है। सांस लेना सब लोग समझ रहे हैं ना, श्वसन का क्या फायदा है। वो लोग नहीं बताएंगे जिनको पता है राज की बात। सेजल, पूनम, बताओ बच्चों, श्वसन का क्या फायदा है। जो भी अंदाजे से बताओ। इन लोगों जो साथ में आपके जुड़े हुए उनको भी नहीं पता था, चिंता की कोई बात नहीं है। आप बताओ, आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो। ऐसे ही कुछ अंदाजे से बताओ। नहीं अंदाजा लगा सकते, देखो चुप मत रहा करो, ना तो ना है सर नहीं पता, ठीक है। अंदाजा लगा सकते हो कुछ। देखो, हमने श्वसन किया, सांस लिया, सांस लिया, ठीक। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंच गया, फिर क्या हुआ। कुछ तो होना चाहिए। एक्चुअली बच्चों, श्वसन से हमारे शरीर में उपस्थित भोज्य पदार्थों को तोड़ा जाता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का प्रयोग बॉडी अपने जैविक कार्यों के लिए करती है। तो श्वसन की परिभाषा लिख लो, श्वसन की परिभाषा लिखो। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ या सरल अवयवों में तोड़ करके ऊर्जा को मुक्त किया जाता है। जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को ऊर्जा को मुक्त किया जाता है तथा इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त हो जाती है। वातावरण में मुक्त हो जाती है। श्वसन का अक्सर बच्चों पूछता है, श्वसन का रिएक्शन लिख के बताएं। देखो, C6H12O6, क्या बेटा बोलो। अच्छा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट करा दिया जाए, मान लो इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाएगा तो ये टूटेगा किसमें, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी, ठीक है। 686, कहीं कहीं 673 भी लिखा है, आप लोग 686 ही लिख दीजिए।
तो ये ऊर्जा मुक्त हो गई, इस ऊर्जा का प्रयोग शरीर अपने कार्यों के लिए कर लेगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। ये है रिएक्शन, किसका? श्वसन का रिएक्शन है। क्या है ये? श्वसन का, श्वसन की अभिक्रिया, श्वसन की अभिक्रिया। ठीक है, यह है रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर है सबको बच्चों? नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, मान लो कहीं हम आग जला दें, कहीं हम आग जला दें, जैसे एक सेकेंड कुछ डेमो दिखाएं आप लोगों को, तब तो मजा आए। ऐसा नहीं है मैं भूत बन गया हूँ, ऐसा नहीं है, मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कैंडल जल रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कैंडल जल रही है। ठीक है, सबको कैंडल दिखाई दे रही है ना जलती हुई? भूत हूँ मैं, नहीं नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इस प्रक्रिया में भी तो ऑक्सीजन से जल रहा है, इसे कहते हैं दहन, इसे कहते हैं दहन। ठीक है, लेकिन जो हम लोग सांस ले रहे हैं और हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? श्वसन। तो प्रश्न पूछेंगे पुराने लोगों से, जब तुम लोग मिलोगे तो वो लोग पूछेंगे कि बेटा श्वसन और दहन में क्या फर्क है? दहन भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है सर, दहन में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। क्लियर है? उदाहरण दिखाई दे रहा है? हम लोग को पढ़ा रहे हैं। हेडिंग है श्वसन एवं दहन में अंतर, श्वसन एवं दहन में अंतर। बच्चों, श्वसन एक जैविक क्रिया है, केवल जीवित लोग करते हैं। क्या है ये? अगर आप लोग साथ साथ बोलते ना तो मुझे भी मजा आता पढ़ाने में, ऐसा लगता है कि मजा नहीं आता। दहन क्या है? दहन एक भौतिक प्रक्रिया है। दहन क्या है जी? वेरी गुड, दहन एक भौतिक प्रक्रिया, जैविक क्रिया है, भौतिक क्रिया। ठीक, और क्या? श्वसन कहाँ होता है? कोशिकाओं के अंदर होता है। ठीक है पूनम, ये कोशिकाओं के अंदर नहीं होता। अगर कोशिका के अंदर दहन हो जाए तो कोशिका हमेशा के लिए राम नाम सत्य करके डिपार्टिंग हो जाएगी, जल के राख हो जाएगी। ये कई बार हमारी कोशिकाओं में दहन हो सकता है बच्चों, मानव की कोशिकाओं में सिर्फ एक बार दहन हो सकता है। वो कब होगा? जब अंत्येष्टि हो जाएगी। ठीक है, समझ तो गए होंगे आप लोग? नहीं समझे आप लोग? हमारी कोशिकाओं में एक ही बार तो दहन हो सकता है, एक बार जला दोगे बात खत्म, दहन हो गया। चलो, तो इसके लिए कोशिका की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए कोशिका की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, श्वसन के लिए तरह तरह के एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसके लिए एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती।
और क्या खास बात है बच्चों? श्वसन बॉडी के टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन क्या जो दहन हो रहा था वो टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर पे होता? नहीं बच्चों, उसे छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। लगभग 100 डिग्री के आसपास था वो टेम्परेचर, ठीक है? यह बॉडी टेम्परेचर पे होता है या इसमें ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है? बॉडी टेम्परेचर समझ रहे हैं? जो वर्तमान में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का नॉर्मल बॉडी का होता है, उस टेम्परेचर पे ही हो जाता है। आप में से ऐसा तो कोई नहीं है जिसको सांस लेते समय बुखार हो जाता हो? ऐसा कोई नहीं है ना? सांस लेते समय तापमान बिल्कुल समान है। तो यह सामान्य बॉडी टेम्परेचर पे होता है, सामान्य बॉडी टेम्परेचर पर। ये कब होगा? यह सामान्य बॉडी टेम्परेचर नहीं, इसमें अत्यधिक या अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक। इसकी एक और खास बात बच्चों, इससे ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जा जो है संचित की जा सकती है, लेकिन इसमें ऊर्जा तापमान के ताप के रूप में बाहर निकलती रहती है। दहन में ऊर्जा संचित नहीं होती है, तापमान के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाती है। जबकि श्वसन में जो ऊर्जा बनाई जाती है उसका उपयोग किया जाता है हमारे शरीर के जैविक कार्यों के लिए। ठीक। इसमें उत्पन्न ऊर्जा ऊर्जा को संचित किया जा सकता है, ऊर्जा को संचित किया जाता है। उत्पन्न ऊर्जा को बेटा उत्पन्न लिख लेना, उत्पन्न ऊर्जा को संचित किया जाता है। इसमें क्या होता है? उत्पन्न ऊर्जा ताप के रूप में मुक्त हो जाती है। उत्पन्न ऊर्जा ताप के रूप में वायु में मुक्त हो जाती है या वातावरण में मुक्त हो जाती है। बच्चों ये लिख लिया है आप सभी लोगों ने? सभी बेटा? जिया, महक, मुस्कान, पूनम, सेजल, सबने लिख लिया? चल, अब एक मैं मजेदार बात बताओ मुझे, रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोने दिया जाता? कभी आप लोगों के माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, दाऊ दद्दा, ठीक है, बाई ने मना करो है कि रात के नीचे पेड़ों के नीचे नहीं सोने? तो आप लोगों ने पूछा काहे? भूत आ जाता है इसलिए? बोलो भाई, कोई कारण बताया होगा उन लोगों ने? जो कारण आपको बताया होगा वही मुझे भी पता होगा, गारंटी से कह सकता हूं मैं, क्योंकि हमारा आपका समाज एक ही जैसा था। ठीक है, बताओ क्या कहा गया? क्या बेटा, जोर से बोलो। हाँ सेजल सही बता रही थी, बताओ। वेट कर रहा हूँ भाई। शैतान, बोलो बोलो, सही बता रही थी, कोई दिक्कत नहीं। आपके टीचर आपके सामने खड़े हैं, चिंता कोई बात नहीं। गलत होगा, गलत हो जाएगा, हम अच्छा सीखेंगे। वो गलत हमारे गांव में भी वही चलता होगा, कोई नया नहीं चलता। या तो आपको सही पता होगा, दो ही बातें हो सकती हैं, क्या हो सकता है इससे ज्यादा? बताओ। क्या चीज बेटा, क्या छोड़ते हैं? रात में पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? यही बोल रही थी, सही बोल रही हो। यस,
लेकिन लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे सो सकते हो, पीपल का पेड़ हमेशा 24 ऑक्सीजन देता है, ऐसा लोग कहते हैं। देखो बेटा, पीपल, बरगद, कोई भी दुनिया का पेड़ हो, कोई भी दुनिया का पेड़ हो, वह रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा, रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। क्यों? क्योंकि दिन के समय बच्चों प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा हो जाती है। देखो ऑक्सीजन कब बनती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑक्सीजन कब निकलती है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन निकलेगी। और CO2 कब निकलेगा? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या श्वसन के द्वारा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? जानते हो बच्चों, दिन के समय में फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ जाती है, फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ जाएगी, उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और जब ज्यादा हो जाती है तो वही कहा जाता है कि दिन के समय ऑक्सीजन दे रहे हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, दिन में भी सांस लेते हैं बच्चों, दिन में भी सांस लेते हैं, परंतु रात्रि के दौरान फोटोसिंथेसिस की दर कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की दर ज्यादा हो जाती है रात्रि में। इसीलिए लोग कहते हैं कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जबकि दोनों समय ही फोटोसिंथेसिस चल रही है, दोनों समय ही रेस्पिरेशन चल रहा होता है। हाँ, रात्रि में फोटोसिंथेसिस की दर कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। समझ में आ गई बात? अब चाहे लो पीपल की बात शुरू करें, बेटा पीपल का पौधा भी रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड ही देता है, ठीक है। यह सिर्फ मिथ है, क्योंकि नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा पत्तियां हैं, तो मान लो अगर एक एक पॉइंट भी देगा, एक एक पॉइंट भी ऑक्सीजन देगा तो बहुत सारा ऑक्सीजन देगा। तो यह कह सकते हैं कि इन कंपेरिजन टू अदर प्लांट ऑक्सीजन की मात्रा वह ज्यादा देता है रात में, क्योंकि बहुत सारी पत्तियां हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ज्यादा देगा, जितना ज्यादा पत्ती उतना ज्यादा ऑक्सीजन, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रही बात? तो यह कहना सिर्फ और सिर्फ मिथ है एक प्रकार का, कि पीपल का पौधा रात्रि में ऑक्सीजन देता है। ठीक, यहां तक क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? हम लोग कल बात, अच्छा हाँ चलो बात कर लेते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, श्वसन दो प्रकार का होता है, लिख लो हैं। हाँ वेरी गुड बेटा, श्वसन दो प्रकार का होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जानते हो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है यह कंप्लीटली जला दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का संपूर्ण दहन, कंप्लीट दहन हो जाए, कंप्लीट से बर्न कर दिया जाए ऑक्सीजन की उपस्थिति, दहन नहीं, श्वसन में कंप्लीट जो है ऑक्सीकरण हो जाए, किसका? ग्लूकोज का, तो कहेंगे ऑक्सीश्वसन। लेकिन कार्बन इसमें अनाक्सी में ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो जो ये ग्लूकोज है बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, यह कंप्लीटली दहन नहीं होता है। तो उसमें ऊर्जा की मात्रा भी क्या होगी? 686 किलो कैलोरी रहेगी। नहीं, अनाक्सी श्वसन में ऊर्जा की मात्रा कम निकलती है, अनाक्सी श्वसन में ऊर्जा की मात्रा कम निकलती है, जबकि ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा निकलती है। ठीक, समझ पा रहे हो? यह जो सामान्य हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग सामान्य रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, यह आपसी श्वसन का ही उदाहरण है, यह आपसी श्वसन का उदाहरण है। अनाक्सी श्वसन में क्या होगा? ऑक्सीजन अनुपस्थित, अनुपस्थित। तो इसमें कैसे होगा? इसमें इसका रिएक्शन देखते हैं। देखो बच्चों, अनाक्सी श्वसन में C6H12O6 है, इसका अनाक्सी श्वसन करा दिया जाए, अनाक्सी श्वसन करा दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 2C2H5OH, इथाइल एल्कोहल बन जाएगा, इथाइल एल्कोहल बन जाएगा। ठीक, 2C2H5OH प्लस 2CO2 और प्लस केवल 21 किलो कैलोरी, केवल 21 kcal, 21 किलो कैलोरी। ठीक है, 21 किलो कैलोरी। ये क्या है? ये इथाइल एल्कोहल है।
ये है ये कौन सा है? अनाक्सी श्वसन। ये किसका उदाहरण है? अनाक्सी श्वसन का रिएक्शन है। पूछेगा आपसे अनाक्सी श्वसन और ऑक्सीजन में क्या अंतर है, तो लिखना ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनाक्सी अनुपस्थिति में होता है। इस बार शायद पूछा था बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। और बेटा आपके यहाँ नहीं, चूंकि एमपी गवर्नमेंट में पूछा गया था। देखो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनाक्सी अनुपस्थिति में। और सुनो, ऑक्सी श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, अनाक्सी श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऑक्सी श्वसन में कार्बन C6H12O6 को कंप्लीटली दहन कर दिया जाता है, ऑक्सीकरण कर दिया जाता है, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर निकलते हैं। जबकि अनाक्सी श्वसन में 2 मॉलिक्यूल इथाइल एल्कोहल बन जाता है, 2 मॉलिक्यूल इथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों? हैं क्या बेटा? एटीपी किस में पाए जाते हैं? एक बार जोर से थोड़ा बोलो, रुको मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं। हाँ बेटा बोलो। एटीपी पाए जाते हैं। अतिथि में सर ऑक्सीजन में एटीपी पाए जाते हैं। हाँ मैं क्या कह रही हो बेटा? मुझे तो आवाज़ ही समझ में नहीं आ रही, ज़्यादा तेज होगी वॉल्यूम। एक बार कोशिश और धीरे धीरे बोल के करना। सोच, धीरे का मतलब लो नहीं, अपनी आवाज़ में बोलो। फिर से बोलो तो सेजल। अब तो आवाज़ ही नहीं आ रही। पाए जाते हैं। केवल पाए जाते हैं सुनाई दिया। क्या बोल रही है सेजल? स्पष्ट क्यों नहीं बोल रही हो आज? बोल बेटा, एक बार और बोलो। सर ऑक्सीजन में एटीपी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नहीं सर हाँ ऑक्सीजन में एटीपी पाए जाते हैं। अच्छा, 38 एटीपी पाए जाते हैं, ये कह रही हो क्या? यही कह रही हो ना, 38 एटीपी? अच्छा अच्छा, तो ये तो अभी मैं मुझे बताना है, ये तो मैं अभी बताऊंगा ना, तुम धैर्य रख लो। हाँ सही कह रही हो, 38 एटीपी पाए जाते हैं। एक्चुअली 38 एटीपी मत जोड़ो, हमने बताया 686 किलो कैलोरी बताया ना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ होगा? सुनो सेजा, तुम बहुत सही बता रही हो, 38 एटीपी पाए जाते हैं ना। 38 एटीपी को मैंने यहाँ ऊर्जा में कन्वर्ट करके बताया है, 686 किलो कैलोरी। ठीक है, 38 एटीपी मतलब 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी। और अनाक्सी सूजन में क्या हो, केवल 2 एटीपी। ग्लाइकोलिसिस में जो लाभ होता है 2 एटीपी का, जिया समझ रही हो? आज मैंने जो पढ़ाया था, जिया, महक, मुस्कान, जो 2 एटीपी का लाभ होता है ग्लाइकोलिसिस में, उसमें वही 2 एटीपी अनाक्सी सूजन बनता है। जब मैं ग्लाइकोलिसिस पढ़ाऊंगा ना सेजल पूनम, जब मैं ग्लाइकोलिसिस पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे 38 एटीपी का लाभ होता है। ठीक है, अभी आप लोग लिखेंगे कि अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और क्या होता है, ऊर्जा ज़्यादा निकलती है। अनाक्सी श्वसन में ऊर्जा कम निकलती है, लगभग 21 किलो कैलोरी, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। और सुनो, अनाक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन में, अनाक्सी श्वसन में बस हो गया, ज़्यादा नहीं, इतना ही था। अब आप लोग श्वसन में ऑक्सी और अनाक्सी को अपने एक उदाहरण से लिख लीजिएगा ऐसे। आपका होमवर्क कर लेते हैं जैसे, ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर, ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर, ये आपका HW है, होमवर्क है। इसे आप लोग बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे ताकि याद कर सकें आप लोग। ठीक, प्रक्रिया अब मैं शुरू करना चाह रहा हूं बच्चों कि संतुलन बिंदु, कंपनसेशन पॉइंट किसे कहते हैं? तो जब फोटोसिंथेसिस की दर और ऑक्सीजन की दर दोनों समान हो जाए।
फोटोसिंथेसिस की दर और ऑक्सीजन श्वसन की दर दोनों जब समान हो जाए उसे कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। इस दर पे जितना ऑक्सीजन लिया जाएगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा उतना ही ऑक्सीजन छोड़ा जाएगा, इसी को कंपनसेशन पॉइंट कहा जाता है। हेडिंग लिखो संतुलन बिंदु। हेडिंग लिखो संतुलन बिंदु। बेटा फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन का क्या मतलब हुआ मैं बता रहा हूं। लिखो, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग कॉपी पेन पे लिखिए, मैं बोल रहा हूं। वह बिंदु जिस पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन की मात्रा, आई रिपीट, वह बिंदु जिस पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन की मात्रा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन द्वारा उत्पन्न की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बराबर हो जाती है। वह बिंदु जिसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न की गई ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न किए गए श्वसन द्वारा उत्पन्न किए गए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बराबर हो जाती है, उसे कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। फोटोसिंथेसिस से क्या मिला? ऑक्सीजन। इसका जो कंसंट्रेशन था रेस्पिरेशन से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, तो क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कंपनसेशन। उस बिंदु को क्या कहेंगे? कंपनसेशन पॉइंट या संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु। हाउ बेटा? देखो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, वह बिंदु जिस पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न किए गए ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन द्वारा उत्पन्न किए गए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बराबर हो जाती है, ऑक्सीजन इक्वल टू CO2 बराबर हो जाती है, उसे संतुलन बिंदु या कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है बेटा? बताओ। Yes, sir. ठीक, चलो अब हम लोग कल बात करेंगे कि कैसे श्वसन की प्रक्रिया होती है, किसे कब हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, कब हम लोग क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, ये सारी प्रक्रिया हम लोग कल के चैप्टर में या कल को अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अभी तक किसी को कुछ पूछा गया हो, बताया गया हो जिसमें नहीं कुछ समझ में आया हो, तो क्वेश्चन आपके आमंत्रित है, आप हमसे प्रश्न पूछ लीजिए और अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। पूछिए।